फिल्म धुरंधर में बताया कि पाकिस्तान में किस तरीके से अंडरवर्ल्ड काम करता है और किस तरह से इस पर नकेल कसने के लिए कई कैरेक्टर मैदान में उतरते हैं। अंडरवर्ल्ड कैसे काम कर रहा है और डॉन किस किस भूमिका में कैसे कैसे ज़माने के सामने आए फिल्म में। लेकिन फिल्म में कहानी थी, लेकिन कहानी के पीछे की कहानी क्या है, ये बताने के लिए एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जो तकरीबन 4 दशक से ऐसे ही कैरेक्टर की पड़ताल करते रहे, अंडरवर्ल्ड पर, डॉन पर, टेररिज्म पर लिखते रहे। विवेक अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सीनियर जर्नलिस्ट और कई किताबें, 40-50 किताबें आप लिख चुके हैं ऐसे कैरेक्टर्स पर और इनकी हरकतों पर। हाँ, हो तो चुकी हैं, अब तक 41 किताबें आ चुकी हैं। तो ये काम सतत जारी। लेकिन जिस फिल्म की आज देश और दुनिया में चर्चा हो रही है, पाकिस्तान कह रहा है कि हमें बदनाम करने के लिए ऐसा ही कोई सब्जेक्ट बना दिया गया है और शिगुफा छोड़ दिया इंडिया ने। लेकिन कई कैरेक्टर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी कलम चलती रही, आप कांटेक्ट में भी रहे कि आखिर इनकी हरकत क्या रही है। सबसे अहम बात कि इसमें बात होती है रहमान डकैत की। ये क्या पूरा काल्पनिक है या जितना दिखाया गया कुछ ज़्यादा दिखा दिया गया? क्या चीज़ है ये? क्या आपकी पड़ताल रही है? हाँ, देखिए, रहमान डकैत कोई काल्पनिक किरदार नहीं है। कराची का एक लयारी नाम का इलाका है। करीब 5-5.5 लाख की पॉपुलेशन है उस इलाके की। जैसे मुंबई का हमारा डोंगरी इलाका है, बिल्कुल। वो जैसे दाऊद इब्राहिम और करीम लाला के कारण बदनाम हुआ था, वैसे ही लियारी इलाका जो है बदनाम है कराची का। कराची का जो अंडरवर्ल्ड है उसका वो केंद्र बिंदु है लियारी। और लियारी में बहुत बड़े बड़े डॉन्स वक्त के साथ साथ हुए हैं, लेकिन रहमान डकैत से खतरनाक और बड़ा डॉन दूसरा नहीं हुआ। अच्छा। रहमान डकैत की जो कहानी है और रहमान डकैत का जो नाम है, वो सारे किरदार वो सही हैं। चौधरी असलम जो उसमें एसपी एटीएस के दिखाए हैं, वो नाम, लेता है और मारता है। हाँ, जो वो नाम भी सही है। दाऊद इब्राहिम के साथ में रहमान डकैत का नाम जुड़ता है, जो कि फिल्म में नहीं है। वो लेकिन भी उसका एक भी दाऊद का भी कनेक्शन इन कैरेक्टर से है। बिल्कुल है, उस इलाके से है, उस पूरी दुनिया से है, पूरी जानकारियां उसके साथ में जुड़ी हुई हैं। ये पूरी की पूरी कहानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, कराची और मुंबई के बीच में, दाऊद और रहमान के बीच में, लियारी और डोंगरी के बीच में गुत्थम गुत्था की है। कहानी है ये उनके साथ में गुत्थम गुत्था है, वो कहानी है ये। तो ये कुछ कहानी तो फिल्म के जरिए सामने आई, लेकिन बहुत सी कहानी है जो नहीं आ पाई क्योंकि वो एक बड़ा वृहद पैमाना था, कहानी थी। लेकिन रहमान डकैत असलम के बारे में ये जो जिस तरीके की बात आई, चौधरी असलम एसपी रहे, ये जिस तरह से जितना कुख्यात दिखाया गया इसमें, क्या इसी तरह का कोई कैरेक्टर था? इसके पीछे की और क्या कहानी रही है? देखिए, चौधरी असलम जो हैं कुख्यात नहीं है, उनको कुख्यात कहना गलत होगा। अच्छा। और जिस तरह से फिल्म में पोर्ट्रे किया है, मुझे बहुत अफसोस है। और मैं बहुत मतलब इस चीज़ की अगर निंदा भी करूं तो कम है, क्योंकि वो व्यक्ति पाकिस्तान का एक शहीद है, एटीएस का ऑफिसर था। हमारे यहाँ के, मुंबई के या देश के जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, वो लोगों को पकड़ करके ला करके मारते हैं। इस आदमी ने अपनी सारी ज़िंदगी जो है, वहाँ के जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, बड़े बड़े किरदार हैं रहमान डकैत जैसे, या फिर वहाँ के बड़े खतरनाक टेररिस्ट हैं, उनको लाइव एनकाउंटर्स में मारा है इस बंदे ने। अच्छा। जब रहमान डकैत को मारने की बारी आई थी, तो चौधरी असलम ने करीब 2 महीने सस्टेन्ड ऑपरेशन चलाया था। पहले उसने अपनी टीम के और अपने साथ जुड़े हुए बहुत सारे इन्फॉर्मेंट्स को लियारी इलाके के अंदर इस्टेब्लिश किया। और जब वो सारे के सारे अंदर इस्टेब्लिश हो गए, उसके बाद में उसने एक दिन जो है इस ऑपरेशन क्लीन अप स्टार्ट किया। और उस ऑपरेशन क्लीन अप में उसका टारगेट, मेन टारगेट जो है, वो रहमान डकैत था। और उसने वो जो पूरा का पूरा ऑपरेशन है, 6 घंटे वहां आमने सामने की गोलीबारी हुई है। अच्छा। और ये गोलीबारी सिर्फ गोलीबारी नहीं हुई, सामने से उनके ऊपर हैंड ग्रेनेड्स फेंके गए, सामने से उनके ऊपर आरपीजी चली हैं। अच्छा। यानी जो रॉकेट होते हैं लॉन्चर वो से चले मारे हैं। गए। आप सोचिए कि लियारी का जो गैंग्स हैं, वो कितने शक्तिशाली थे, कितने ज़्यादा उनके अब पास में इसीलिए हथियार। शायद उसमें कहा गया कि जो लियारी पर हुकूमत कर ले, वो पूरी कराची पर हुकूमत कर लेता है और कराची से तय होता है कि पाकिस्तान पर कौन हुकूमत कर रहा है। क्या ये बिल्कुल, सच है? बिल्कुल सही और ये है। कैसे कनेक्शन बनता रहा? जैसे हिंदुस्तान में दाऊद का बनता रहा अच्छा। कि जो जिसने डोंगरी पर कब्जा कर लिया उसका मुंबई पे है, और जिसने मुंबई पे कर लिया उसका पूरे हिंदुस्तान पे है। वही चीज़ वहाँ भी है। देखिए, बेनज़ीर भुट्टो के साथ में ये बंदा जुड़ा रहा, इसने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी खोली थी रहमान डकैत ने। और जब इनको वहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो को रैली करनी थी,
तो रहमान के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि तुम इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लोगे। और हुआ ये कि जब वो वहाँ रैली में थी उसी वक्त वहाँ पर उनके ऊपर जानलेवा हमला होता है, अच्छा। ब्लास्ट किया जाता है। रहमान डकैत अपनी कार में बैठा करके उनको सुरक्षित अपने घर तक लेकर के जाता है, बेनज़ीर भुट्टो को, और उनको सुरक्षित करता है। इसी वजह से उस बंदे को वहाँ की पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल आउटफिट हैं या सिनेरियो है उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती रही है। तो रहमान डकैत का वो मतलब जो है इंतखाब रहा है, बहुत बड़ा मतलब उसका नाम रहा है रॉबिन वहाँ हुड पे। तरीके की कैरेक्टर की बात कहते हैं, उनके परिवार के लोग जब अब रिएक्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि वो तो आवाम के लिए रॉबिन हुड थे, वो तो उनको पूछते थे एक तरीके से लोग। ये क्या एक्टिविटीज़ थी उसकी कि उसने ऐसी छवि बनाई? देखिए, जैसे मुंबई में इसको दाऊद को पूजा जाता है, उसको फरिश्ता माना जाता है, कौम का बड़ा मतलब वो जोरावर लेकिन मानते हैं। सारे हिंदुस्तानी ये सोच नहीं रखते दाऊद के लिए, जो रखते हैं, चाहे मुंबई शहर में भी जो रखते हैं वो रखते हैं। जैसे अरुण गवली है, तो ये भावना अभी भी है दाऊद के लिए मुंबई शहर में बिल्कुल कुछ है, लोगों के दिलों में। बिल्कुल है। अच्छा, मुझसे ये सवाल हमेशा किया जाता है जब भी कभी कोई दाऊद के बारे में खबर आती है, दाऊद मर गया, दाऊद को पाँव में गैंग्रीन हो गई, दाऊद का ये हो गया, वो तो हो गया। चर्चा होती है इसकी तो कि हर बार चैनल से या अखबारों से मुझे फोन आता है कि सच क्या है, और मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि आप चले जाइए डोंगरी। अगर डोंगरी बंद है तो दाऊद मर गया, अगर डोंगरी चालू है तो दाऊद जिंदा। मुंबई का वो इलाका हाँ। जहां से हर आदमी खुद को कनेक्ट मानता होगा, शायद इसीलिए आप इस तरह का उदाहरण दे रहे हैं कि डोंगरी बंद हो गई मतलब दाऊद मर गया है शायद। तो लेकिन ये वाकई फैक्ट क्या है? दाऊद के बारे में कई चीज़ें चल जाती है कि अब उसका हुलिया ऐसा हो गया है, वो अपनी मूछ नहीं रखता है, या उसका वो इतना बूढ़ा हो चुका है, कुछ बोलते हैं जिंदा नहीं है, उसके नाम पर चल रहा है। फैक्ट क्या है? आपकी जो जानकारी है अंदर से, क्या है दाऊद के बारे में असलियत? अभी क्या है, कैसे वो जिंदा है, कहाँ रह रहा है? दाऊद अभी भी कराची में ही है। दाऊद बिल्कुल ठीक ठाक है। अभी उसकी उम्र करीब 67 साल यानी 67 के आसपास हो चुकी है। और 2015 में जो मेरी पहली किताब आई थी मुंबई, करेक्ट, दाऊद के ऊपर में, दाऊद और पूरे अंडरवर्ल्ड के ऊपर वो एक लिखित दस्तावेज इतिहास के रूप में मतलब मैंने उस किताब को लिखा है। उसका जो कवर पेज है, उस कवर पेज पे मैंने दाऊद इब्राहिम का कराची में उसका जो घर है उसके अंदर स्विमिंग पूल है 50 मीटर का, उसके सामने वो खड़ा है, वो तस्वीर मैंने छापी। बिल्कुल। और आज भी वो उसी तस्वीर जैसा दिखता है, क्योंकि यानी उसके हुलिये में जो तस्वीर हमारे दर्शक भी देख पाएंगे, इसमें बहुत ज्यादा अभी बदलाव नहीं है उसके हुलिये में। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका कारण है लोगों के मन में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें फीड की जाती हैं खबरों के जरिए। गैंग फीड करवाता है या इंटेलिजेंस एजेंसीज करते हैं, हाँ, कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है, ये करवा लिया, वो करवा लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो अगर तस्वीर आप दिखा सकें बिल्कुल, तो वो दर्शक समझ भी पाएंगे। जो आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि आपकी किताब में जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये इसी हुलिये में इस वक्त दाऊद अभी भी पाकिस्तान में। लेकिन वो पाकिस्तान में, क्योंकि देखिए ये कि बहुत से और डॉन हैं, इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज में हैं लोग दुनिया में, कई अलग देशों में। दाऊद ने हिंदुस्तान से भागकर पाकिस्तान में ही क्यों पनाह ली? दाऊद ने पाकिस्तान में पनाह पहले नहीं ली, दाऊद ने पनाह तो दुबई में ली थी। लेकिन अब जो पिछले लंबे वक्त से दुबई पाकिस्तान में, हाँ, उसका कारण ये है कि जो 12 मार्च 1993 का बमकांड था, उस बमकांड में तो ये निश्चित हो गया था कि दुबई से तो उसको डिपोर्ट कर ही दिया जाएगा चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वो सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक बहुत बड़ा कांड हुआ था। और आपने तो वो सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी है, हम लोगों ने मिलकर के कवर भी किया है वो सारा। तो वो जो सारी चीज़ें थी उसके कारण, और पाकिस्तान आईएसआई का चूंकि उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था उस ब्लास्ट में, जितना असलहा मिला है वो सारा उन्होंने दिया, जितनी फाइनेंशियल चीज़ें थी वो उन लोगों ने हैंडल की। यही नहीं, हमारे यहाँ से मुंबई से 50 लड़के बच्चों को वहाँ भेजा गया कराची इसकी तैयारी के लिए। उन लोगों को तोड़फोड़ का प्रशिक्षण दिया, उनको बम बनाने का प्रशिक्षण दिया, बम कैसे प्लांट किए जाएं उसका प्रशिक्षण दिया। पूरी योजना जो है कराची और दुबई में तैयार हुई। आईएसआई धमाके हुए जी, आईएसआई के एक ब्रिगेडियर और 2 मेजर जो है उसमें पूरी तरीके से शामिल थे। तो ये पूरा का पूरा काम इसी तरीके से हुआ, और इसी वजह से रहमान डकैत और दाऊद के बीच में भी इसी कारण से ठनी वहाँ पे
क्योंकि दाऊद इब्राहिम वहां पे अपनी सत्ता कायम करना चाहता तो था। ये हिस्सा फिल्म में नहीं है, लेकिन ये उस कहानी से जुड़ी हुई कहानी है। बिल्कुल कहानियां वो अंदर की हैं, और ये असल में फिल्म के लोगों की अपनी एक कहानी का वो होता है। अब एक उसे लाइन है कि हम इस कैरेक्टर को ज्यादा फोकस करते हुए कहानी कह देंगे। हाँ, लेकिन इसमें कहानी, दाऊद बहुत कुछ छूट गया जो आप कह रहे हैं। हाँ, कहानी में जो मुख्य किरदार है वो तो आपका रणवीर सिंह का है। बिल्कुल। तो वो किरदार अब पीछे रह गया है, क्योंकि रहमान डकैत का किरदार जो है वो ज्यादा बड़ा आ गया है, क्योंकि कुछ दिखने लगा है। और अक्षय खन्ना ने वो कमाल कर दिया ना अपनी एक्टिंग की वजह से ज्यादा और चर्चा होने लगी कि कुछ उन्होंने वाकई बहुत ही डैशिंग काम कर दिया। मैं एक बात बताता हूँ प्रशांत, 2005 में नूरा की हत्या हुई कराची में। ओके, दाऊद गैंग से जुड़ा कैरेक्टर, दाऊद का भाई, छोटा भाई, ये सबसे अहम बात है जानने वाली। लेकिन सवाल ये था कि क्या उसकी मौत हुई है किसी बीमारी से या वाकई हत्या हुई? हत्या कर दी गई है। अब जब दाऊद गैंग से हम लोगों ने पता करने की कोशिश की थी तो उन्होंने कहा कि भाई क्या तो बीमारी से मौत हो गई, उनको किडनी फेलियर हो गया, किसी ने बोला कि हार्ट अटैक आ गया। अच्छा, ऐसा सिलसिला। उन्होंने नॉर्मल डेथ बता दिया। हाँ, लेकिन मुझे मेरे सोर्सेस लगातार ये कराची से और दुबई से और तमाम जो मेरे इंटरनेशनल कनेक्ट थे वो बता रहे थे कि नहीं, इसकी हत्या जो है वो रहमान डकैत ने की है, और रहमान डकैत उसको उठा करके ले गया। और असल में उसके पीछे की एक कहानी ये बताई जा रही थी कि रहमान डकैत के किसी रिश्तेदार की एक बहुत बड़ी जमीन जो है वो डी कंपनी के लोगों ने वहां पर कब्जा कर ली कराची में, और वो करीब 1200 करोड़ रुपए की जमीन थी, जिसके लिए 8-10 करोड़ रुपए जैसी हकीर सी रकम उसके मुंह पे मारी जा रही थी, और वो बार-बार को दी जा रही थी। नहीं, उसके रिश्तेदार को जिसकी वो जमीन। हाँ, करेक्ट। तो ये उन लोगों के सामने रोता गिड़गिड़ाता रहा, उसने ध्यान नहीं दिया। फिर वो रहमान के पास गया, रहमान ने फ़ोन किया दाऊद को, दाऊद ने अपनी हेकड़े में उसको 2 बातें सुना दी। वो अपने आप में बड़ा हेकड़ बंदा है। उसने उठाया एक दिन एटीएम के बाहर से इसको नूरा को और टॉर्चर कर करके और उसकी चीखें सुनवाई। बोले कि अब तो तेरा पैसा भी नहीं चाहिए, तेरे भाई को ही वापस देता हूँ, और लाश ला करके बाहर फेंक दी एटीएम के दोबारा। ये जो ये कहानी फिल्म में नहीं है, लेकिन ये उससे जुड़ी कहानी है जो रहमान ने किया है उसके साथ में। बिल्कुल। यानी एक तरह से दाऊद पर भारी पड़ गया ये कैरेक्टर उस वक्त, उस दौरान। उसने कहा कि तुम आर्मी लगा लो लेकिन मैं वापस नहीं दे रहा, और उसने वो हरकत की। उसके बाद 2 साल तक सस्टेन्ड ऑपरेशन गवर्नमेंट ने, आईएसआई ने और आर्मी ने चलाया कि किसी तरीके से रहमान को हम लेट डाउन कर सकें। तब जाकर के चौधरी असलम जो हैं उन्होंने पूरी योजना बनाई आते हैं और उनको ये जिम्मेदारी दे दी जाती है, जो फिर हिस्से फिल्म में दिखाया जाने लगा। हाँ। लेकिन उसके पीछे की कहानी ये थी कि किस तरीके से पूरी। अब ये आईएसआई को इतना सपोर्ट जो मिल रहा है, दाऊद को सपोर्ट मिल रहा है, दाऊद उन्हीं की सुरक्षा में इस वक्त है। बिल्कुल है, आर्मी और आईएसआई की ही पूरी सुरक्षा है। दाऊद को जो कराची में घर है, जो जिसको मोइन पैलेस के नाम से जाना जाता है, और वहाँ का जो डिफेंस एरिया है उसमें वो घर स्थित है, वो बंगला है। बंगले की छत भी जो है वो एनफोर्स्ड वो है, उसके ऊपर अगर आप अटैक करेंगे तो सामान्य बम वगैरह से भी वो फटने टूटने वाली नहीं है। आर्मी चीफ को जैसे सिक्योरिटी दी जा रही है, दाऊद को पाकिस्तान में वो सिक्योरिटी मिल रही है, आप कह रहे हैं? 5 लेयर सिक्योरिटी है उसकी। सबसे बाहर की सिक्योरिटी जो है वो पुलिस की है, उसके बाद में वो सिक्योरिटी का कॉर्डन जो है वो धीरे धीरे होते होते आईएसआई के ट्रेंड कमांडोज तक पहुंचता है। तो ये 5 लेयर की सिक्योरिटी उसकी वहाँ पर है, और वो जिस जगह रहता है वो नो फ्लाई जोन है। वहाँ ना आप हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं, ना वहाँ पे आप हवाई जहाज उड़ सकते हैं, ना ही वहाँ पर आप 24/7 वहाँ ड्रोन भी नहीं उड़ाए जा सकते। इतनी सख्त सुरक्षा है उस जगह की। उसमें तहखाने बने हुए हैं जहाँ पे जो कि बॉम्ब प्रूफ हैं, न्यूक्लियर प्रूफ हैं। उस जगह के ऊपर कोई भी जा नहीं सकता अंदर तक। असीम मुनीर जिस सुरक्षा में इस वक्त जिंदा होगा इतने विरोध के बीच, शायद उससे ज्यादा सुरक्षा दाऊद को पहले से पाकिस्तान में दी गई है, जो आप बता रहे हैं। फिर उसका कारण है, हाँ, दाऊद की सुरक्षा करना उनके लिए नैतिक रूप से कह लीजिए या और किसी कारण से कह लीजिए, स्ट्रेटेजिकली कह लीजिए, बहुत जरूरी है। अगर दाऊद जिंदा हिंदुस्तान के हाथ लग जाता है तो पाकिस्तान के खिलाफ बड़े सबूत हासिल होंगे। अगर दाऊद को पाकिस्तान में, कराची में या कहीं मार दिया जाता है तो इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया जाएगा कि देखो वो हमारे आतंकवादी को या हमारे इतने बड़े गैंगस्टर को जो है पाकिस्तान पनाह देता है। तो इस तरीके से ये एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता इन सारी चीज़ों को। क्यों करेगा? ये तो उसकी तरफ से चलाया हुआ एक बहुत बड़ा एंटी टेरर जो, सॉरी माफ़ कीजिए, एक
प्रो टेरर मिशन है जो हिंदुस्तान के खिलाफ वो कर रहा है। तो उनके लिए मुफीद है, वो उनको सूट करता है वो। हाँ, क्योंकि उसका जो नेटवर्क है पूरा का पूरा आपके स्मगलिंग का, दाऊद इब्राहिम का, उसका इस्तेमाल जो है फॉरेन करेंसी, माफ़ कीजिए, जो इंडियन फेक करेंसी है उसको पंप करने में इस्तेमाल होता है। फेक फॉरेन करेंसी यानी डॉलर पंप करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। ड्रग्स जो है वो पंप करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके जितने लोग हैं उनका इस्तेमाल होता है, उसकी पूरी टीम का, ग्रुप तो का। पाकिस्तान को बहुत फायदा पहुंचा रहा है वो, उनके लिए एक सिर्फ मेहमान नहीं, वो तो उनकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा हो गया एक तरह से। बिल्कुल है। मैं आपको ये बताता हूं, दाऊद इब्राहिम ने उनका एक बैंक खोला था आईएसआई ने, जिसका नाम है बीसीसीआई, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कमर्शियल इंटरनेशनल। उसमें 1200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे दाऊद के पैसे, दाऊद ने। और जब वो बैंक डूब गई तो वो पैसा भी दाऊद का डूब गया था। क्योंकि आपको बताता हूं, ये बीसीसीआई वो बैंक है जिसने कि पूरे वर्ल्ड में मतलब अपनी ब्रांचेस खोलने की कोशिश की थी, जिसके जरिए वो अपनी जो नेफरियस एक्टिविटीज हैं, टेरर एक्टिविटीज हैं, उसको जो फैला सके, उसके लिए धन का जो प्रवाह करना होता है वो उसके लिए आसान हो जाए। हवाला ना करना पड़े, किसी और बैंक के जरिए नहीं करना पड़े, कोई और रूट इस्तेमाल नहीं करना पड़े। हमारा ये ऑफिशियल चैनल हो गया। अब हम इससे कितना भी पैसा भेजें, कुछ भी करें, किसी को पता ही नहीं चलेगा। मुहर लगी हुई है बैंक की, सारी रिसिप्ट कट रही उसकी कि हाँ। ये तो ऑफिशियली हो रहा है, हाँ। एक बैंक की। लेकिन दाऊद ने ये इच्छा कई बार जाहिर की कि वो भारत आना चाहता है, वो भारत के खिलाफ भी नहीं है और भारत के खिलाफ उसके दिल में ऐसा कुछ है भी नहीं। ये जो बीच बीच में खबरें आती है, इसकी सच्चाई क्या है? क्या वो वाकई भारत आना चाहता है कि वो बाकी की जिंदगी यहां गुजारे? वो क्या भारत में मरना चाहता है? ऐसी ही हकीकत है या सिर्फ मनगढ़ंत चीजें हैं? हकीकत तो ये है कि उसको मुंबई से बहुत मोहब्बत है। और वजह? और वजह यह है कि मुंबई में वो पैदा हुआ, पला बढ़ा, उन्हीं गलियों में। एक तरह से शुरुआत उसकी यहीं से हो रही है। सब कुछ वहीं है ना भाई। डॉन कहा जाता है तो मुंबई से शुरू किया है। आप जैसे जिन गलियों में पले बढ़े हैं, आप कहीं भी चले जाएं, आप न्यूयॉर्क चले जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, वो लगाव है एक उस मिट्टी से, आपकी उसकी महक से आपको मोहब्बत होती है ना। वही मोहब्बत दाऊद को डोंगरी से है। अब वो चाहता है कि उसी टेमकर मोहल्ले में आए, वहीं मरे, वहीं की मतलब किसी कब्रिस्तान में। इस पूरे कांड का जो असली किरदार है, इसका जो असली मास्टरमाइंड है, वो टाइगर मेमन है। यानी पूरी रचना ही इसकी थी, टाइगर की ही थी। दाऊद से तो सिर्फ इजाजत ली थी कि भाई हम ये करना चाहते हैं। दाऊद के मन में भी एक असल में परेशानी और खलिश थी कि वहां से डोंगरी की औरतों ने उसको चूड़ियां भेजी थी। हाँ, ये बहुत चर्चा का विषय बना था कि तुम किस तरह से तुम कौम की मुहाफिज नहीं बन पाए। हाँ। तो इतने लोगों को दंगे में मार दिया। और उसमें हिंदू, मुस्लिम, हर जाति धर्म के लोग मारे गए थे। बिल्कुल मारे गए थे। वो दंगा जो है 1993 का और 1992 का, दिसंबर का 92 का और मार्च 93 का, वो दोनों दंगे जो हैं वो इतिहास में मानवता के ऊपर बड़े कलंक हैं। उस समय में तो मैं खुद मुंबई में ऑपरेट कर रहा था और मैं न्यूज़ कर रहा था, और जिस तरीके से हमारे पीछे लोग बंदूकें और तलवारें ले लेकर के भागे हैं, और हमको भी खौफनाक मंजर रहा। हाँ, 2-2, 4-4 किलोमीटर दौड़ के हमें भी अपनी जान बचानी होती थी। और एक तरफ ये सब गुंडे मवाली होते थे, दूसरी तरफ फ्रेंटिक्स होते थे, धार्मिक सांप्रदायिक दंगे फैलाने वाले, और तीसरी तरफ पुलिस होती थी, क्योंकि पुलिस को भी आदमी का बच्चा दिख गया तो शूट एट साइट ऑर्डर है, उन्हें भी एक्शन लेने की, उनको भी एक्शन लेना होता था। तो वो हम लोगों के पीछे पड़े होते थे। ऐसे वक्त में मेरे और आपके जैसे पत्रकारों के सामने क्या होता है, हम तो बिना किसी हथियार के, हमारा कलम हथियार होती थी, वही हमारी देखना है, लिखना है और जान भी बचानी है, ताकि हम दुनिया को ये बता पाएं, जैसे अभी आप बता पा रहे हैं कि आखिर कहानियों के पीछे कहानी क्या है। इतने बड़े डॉन, इतने बड़े अंडरवर्ल्ड से जुड़े नाम, इनके पीछे की कहानी कई दफ़ा सामने आती है, कई दफ़ा नहीं, आपकी कई किताबों में आई है। कुछ और ऐसे कैरेक्टर हैं जो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों तक उनकी भी पर्दे के पीछे की कहानी जो नहीं आई है वो भी पहुंचे। लेकिन दाऊद से जुड़ी, रहमान डकैत से जुड़ी ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंची। हम भी उम्मीद करते हैं, क्या आपको इस तरह की जानकारी पहले थी या कुछ नया आपने पाया? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। लेकिन कुछ और कैरेक्टर बहुत जल्द होंगे आपके सामने, विवेक अग्रवाल की ही जुबानी। फिलहाल शुक्रिया।